तो हम लोग आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं एएफएम की सितंबर 25 की। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, ये मार्च की एमटीपी में आया था, मार्च 21 की जो एमटीपी थी उसमें सेम क्वेश्चन आया था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन का, बट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फटाफट ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करके दे देता हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर बॉन्ड ए बी एंड सी। 3 बॉन्ड्स हैं ए बी एंड सी। दीज बॉन्ड are used by bond portfolio manager to fund a outflow scheduled in 6 years. So 6 साल बाद उसका जो आउटफ्लो है वो शेड्यूल्ड है, यानी कि 6 साल बाद उसे पैसे चाहिए। करंट यील्ड इज 9%, यानी कि करंट मार्केट रेट 9% का है। ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हमें टेबल दी है जिसमें बॉन्ड लिखा हुआ है, मैच्योरिटी के साल कितने हैं और कूपन रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। मैंने वैसे एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने इम्यूनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको डीपली एक्सप्लेन किया था, मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। यहाँ पर मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ टू नॉट मेक द वीडियो लॉन्ग। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन का अगर मैं एक लाइन में लिखूँ तो हमें यहाँ करना होता है कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स पोर्टफोलियो को हम इक्वल करते हैं किसके, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के। यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में हमें 6 इयर्स के बाद फंड की रिक्वायरमेंट है ना, तो हम अपने बॉन्ड के पोर्टफोलियो को ए बी और सी को इस तरीके से मैनेज करेंगे, इनकी ड्यूरेशन को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है ना वो भी 6 इयर्स आ जाए। ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, तभी बॉन्ड कहा जाता है इम्यूनाइज्ड है वो बॉन्ड। अगर वो ये दोनों एक आपस में मैच नहीं कर रहे हैं मतलब वो इम्यूनाइज नहीं है, और इसी चीज़ को हमें करना है। और ऐसा क्यों होता है इसके लिए आप मेरी एक दूसरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड। अब नीडलेस टू से अगर इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन है तो ड्यूरेशन तो हमें कैलकुलेट करनी ही होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्यूरेशन को ही तो मैच करवाना है 6 ईयर से। तो ड्यूरेशन जब तक निकालेंगे नहीं तो ड्यूरेशन को मैच कैसे कराएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहले हम कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन ये कर लेते हैं। बॉन्ड ए क्या था, बॉन्ड ए में कितना कूपन रेट था, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। 10% का कूपन रेट था और वैलिडिटी कितनी थी, 10 ईयर्स। अब मैंने ऑलरेडी टेबल बना लिया है तो टू सेव टाइम अब हम इस पर चलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो होगा, ₹10 इंटरेस्ट का। इसी तरीके से हर साल 10 रुपीज़ जो कूपन रेट था उतना इंटरेस्ट हम रिसीव करते जाएंगे। और 10th ईयर में हमने बताया था कि ये रिडीम एट पार है, यानी कि ₹100 की फेस वैल्यू ₹100 के मिलेंगे प्लस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट यानी ₹110। लास्ट ईयर में ₹110 मिलेंगे हमको, ₹110। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे सारे कैश फ्लोज की। तो 9.17, 8.42, 7.72, 7.08, 6.50, 5.96, 0.47, 5.02, 4.60 एंड 46.42। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू। अब जो बॉन्ड ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ ईयर्स के तो एवरेज निकालना है, वही तो ड्यूरेशन है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं उस साल के कैश फ्लो से और डिवाइड करते हैं ओवरऑल अक्रॉस ऑल द ईयर्स जितना कैश फ्लो होने वाला है। तो इससे एक लॉजिक बन जाता है कि जो ड्यूरेशन आ रही है हमारी वो इन्हीं ईयर्स का एवरेज है, वो इन्हीं कैश फ्लोज का एवरेज है। कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स का एवरेज है, तो यहाँ से वो ड्यूरेशन हमारी निकलती है, जो एवरेज ड्यूरेशन निकलती है इसे हम बॉन्ड ड्यूरेशन कहते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फटाफट मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लेते हैं। तो आएगा पहले का 9.17, 16.84, 23.16, 28.32, 32.50, 35.76, 38.29, 40.16, 41.40 एंड 464.20। अब इन दोनों का हमें सम करना है, इन दोनों का सम कर लेंगे 106.36 एंड इसका 729.80। अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए कितना आ जाएगा,
729.80 डिवाइडेड बाय 106.36, वही फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.86 ईयर। तो ये हमारे बॉन्ड ए की हमारी ड्यूरेशन निकल गई। अब बॉन्ड बी की बात करते हैं। तो बॉन्ड बी का कूपन रेट कितना था, 11% था, और ड्यूरेशन कितनी थी, 8 ईयर्स थी। अब इसके कैश फ्लो लिख लेते हैं। तो कूपन रेट 11 के हिसाब से 11 रुपीज़ 11 रुपीज़ 11 रुपीज़, ये इंटरेस्ट आता रहेगा हर साल हमारे यहाँ पर। रिडम्पशन किस हिसाब से होगा, एट पार होगा प्लस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 111। अब इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं, या प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं सबकी। 11 इंटू 9.917, तो 10.09, 9.26, 8.49, 7.79, 7.15, 6.56, 6.02 एंड 55.77। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप, नंबर ऑफ ईयर और प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 10.09, 18.52, 25.47, 31.16, 35.75, 39.36, 42.14 एंड 445.76। अब इनका हम सम कर लेंगे दोनों का। सो इसका आएगा 111.13 और इसका आएगा 648.25। अब हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी लिख देंगे। कैसे, 648 डिवाइड बाई 25 डिवाइडेड बाय 111.13, और ये हमारा आ जाएगा 5.83 ईयर्स। ये हमने बॉन्ड बी का भी ड्यूरेशन यहाँ पर निकाल दिया। अब चलते हैं बॉन्ड सी पे। इसका कूपन रेट कितना था, 9%, और क्या पीरियड था मेच्योरिटी के लिए, 5 ईयर्स। तो 9 रुपीज़ 9 रुपीज़ 9 रुपीज़ 9 रुपीज़ का इंटरेस्ट प्लस 100 पे हमारा रिडीम होगा, और 9 रुपीज़ का इंटरेस्ट 109। अब इनकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर फटाफट मल्टीप्लाई करके। सो 8.25, 7.58, 6.95, 6.37, 70.85। तो ये हमने वैल्यू लिख ली, प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 8.25, 15.16, 20.85, 25.48, 354.25। अब इनका टोटल कर लेंगे दोनों का। सो इसका आएगा 100 और इसका आएगा 423.99। अब ये 100 क्यों आया, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ये 100 इसलिए आया है क्योंकि कूपन रेट भी 99 रुपीज़ थे और प्रेजेंट वैल्यू भी हम 9% पे निकाल रहे हैं। तो बेसिकली जिस रेट पे कूपन रेट मिल रहा था, मार्केट रेट पे ही मिल रहा था, जिस पे मार्केट रेट है, ये मार्केट रेट है ना 9% का, और हमारा जो ये था इंटरेस्ट, ये भी 9% था। तो इसलिए 100 का 100 बन गया, अगर आप लॉजिकली देखें तो, इंटरेस्टिंगली। अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड सी कितना आ जाएगा, 423.99 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 4.24 ईयर्स। तो ये बॉन्ड सी की भी हमने ड्यूरेशन निकाल दी। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा था, द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द पोर्टफोलियो मनी इन बॉन्ड ए, यानी कि बॉन्ड ए का प्रोपोर्शन तो क्लियर कर दिया भाई उसको कि 45% बॉन्ड ए में होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स बी एंड सी दैट नीड्स टू बी परचेज टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। हमें इम्यूनाइजेशन तो करना है, लेकिन 45% बॉन्ड ए में लगेगा। बाकी आप बी और सी में कितना भी डालो, लेकिन 45% ऑफ द मनी ए में लगेगा। तो ये बोला गया है। तो फटाफट कर लेते हैं इस पार्ट को भी हम। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे, पहले तो हम करेंगे ईयर्स टू बी इम्यूनाइज्ड। कितने ईयर्स के लिए हमें इम्यूनाइज करना है, हमें करना है 6 ईयर्स के लिए। अब इम्यूनाइज्ड थ्रू बॉन्ड ए, अब बॉन्ड ए के थ्रू कितना इम्यूनाइज हो जाएगा, तो 45% ऑफ द पोर्टफोलियो हमें इसमें लगाना है। तो इसका पीरियड कितना था, उतना पीरियड ही तो इम्यूनाइज होगा। बॉन्ड ए का पीरियड था हमारा 6.86 ईयर्स, यानी कि इसका ही 45% हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर हम इसका 45% निकालेंगे तो आएगा 3.087 ईयर्स, यानी कि पीरियड
रिमेनिंग टू बी इम्यूनाइज, यानी कि 3.087 तो आप कर चुके हो इम्यूनाइज बॉन्ड ए से, बच्चा हुआ जो बी एंड सी से करना है वो कितना है, वो है 2.913 ईयर्स, इतना आपको और इम्यूनाइज करना है थ्रू बी एंड सी। अब दो चीज़ें बन जाएंगी, क्या कि 55% ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी और सी से मिलके बनेगा 55% ऑफ द पोर्टफोलियो। दूसरा क्या बना, दूसरी क्या इक्वेशन बनी कि जो बी है ना उसका जो ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन वो इम्यूनाइज करेगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ बी जो है वो जितना ड्यूरेशन कवर करेगा प्लस परसेंटेज ऑफ सी जो है और वो जितना ड्यूरेशन कवर करेगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2.913 ईयर्स के। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि 45% यहाँ कवर हो गया तो 55% बी और सी पे आ गया, 3.087 यहाँ पे कवर हो गया तो 2.913 इन दोनों के ऊपर आ गया। तो इससे दो इक्वेशन बन जाती है हमारी, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0.55 क्योंकि 0.45 ऊपर चला गया था। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ b कितनी थी, 5.83 थी, तो 5.83 इंटू बी, ये जो प्रपोर्शन है ना, ये सब प्रपोर्शन की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, प्लस 4.24 इंटू सी इज इक्वल्स टू 2.913। ये यहाँ पर वेट्स हैं, आप समझिए ढंग से, ये वेट है, ये वेट टोटल यहाँ पर 0.55 होना चाहिए और ये भी हमने वेट निकाल लिया, ये 2.913 के होना चाहिए। यहाँ पर हमने ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके ड्यूरेशन से इक्वेट कर दिया, या हमने प्रोपोर्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट से इक्वल कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.83 से, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे होएगा, 5.83 b प्लस 5.83 c इज इक्वल्स टू 3.2065। अब इसको सेकेंड इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, सो माइनस 583 माइनस 4.24 c इज इक्वल्स टू माइनस 2.913। ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1.59 c इज इक्वल्स टू 0.2935। तो c कितना आ जाएगा, $18.69, ये हमारा आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, यहाँ प्रोपोर्शन निकाल लिया हमने c का, c का प्रोपोर्शन आ गया तो b का भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भाई b प्लस सी कितना था, 0.55 था, अब b प्लस 18.69% इज इक्वल्स टू 0.55, तो b इज इक्वल्स टू 0.55 माइनस 0.1869 इज इक्वल्स टू 0.3631। तो b हमारा आ गया 36.31%। तो ये हमने b का भी प्रोपोर्शन निकाल दिया। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शन निकाल दिया बेसिकली कि ड्यूरेशन को हमें मैच करने के लिए कितना प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए कैसे। हम 36.31% निकालेंगे इंटू कितना बॉन्ड का ड्यूरेशन था 5.83, प्लस कर देंगे हम 18.69% ऑफ किसका 4.24 का, प्लस ए कितना था 45%, उसका ड्यूरेशन कितना था 6.86। तो इज इक्वल्स टू अगर आप करेंगे तो ये 6 ईयर्स ही आएगा आपका, और यहाँ पर ये बॉन्ड इम्यूनाइज हो गया। इनका जो हमारा एवरेज ड्यूरेशन आएगा वो 6 ईयर्स आएगा। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चेंज हैज अकर्ड एंड ईल्ड टू 11%। अब भाई 11% हो गया, जो 9% था ना पहले वो अब 11% हो गया मार्केट का रेट, और इसके कारण क्या हुआ, ड्यूरेशन चेंज हो गई। क्या, बॉन्ड ए की ड्यूरेशन आ गई 7.15 ईयर्स, बॉन्ड बी की 6.03 और बॉन्ड सी की 4.27 ईयर्स। अब क्या बोल रहा है, इज द पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड, वाई और वाई नॉट। अब बेसिकली हमें क्या करना है, सीधा अपने जो प्रोपोर्शन ऑलरेडी थे उन्हीं के हिसाब से नई ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो इक्वल टू 6 ईयर्स आया तो मतलब इम्यूनाइज्ड है, नहीं तो नहीं है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ए का ड्यूरेशन कितना हो गया, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए न्यू ड्यूरेशन विच इज इक्वल्स टू 7.15 ईयर्स, न्यू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड B
is equals to 6.03 years and new duration of bond C is equals to 4.27 years. अब proportion वैसे ही रहेंगे, so duration of bond portfolio is equals to 45% of 7.15 plus 36.31% of 6.03 plus 18.69% of 4.27 इज इक्वल्स टू, अगर आपको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.21 ईयर्स. तो 6.21 ईयर्स ये था बॉन्ड ड्यूरेशन, बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 6 ईयर्स, जो कि था हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन या फिर प्लैंड आउटफ्लो. तो अब ये, क्योंकि अब ये इक्वल नहीं रहे, तो नो द बॉन्ड पोर्टफोलियो इज नो मोर इम्यूनाइज्ड. वाई नॉट, अब आप इसको सेंटेंस में पुट कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर द रीजन दैट द इन्वेस्टमेंट होराइजन विच इज 6 ईयर्स इज नॉट इक्वल्स टू 6.21 ईयर्स. हम सिंपली इसको ऐसे शो कर देंगे. अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन? फोर्थ पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द न्यू परसेंटेज नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो बॉन्ड ए रिमेनिंग 45% ऑफ द पोर्टफोलियो. अब क्या करना है हमारे को? 45% का 45% रहेगा, हमें बताना है बी और सी की नई परसेंटेज, ताकि जो ड्यूरेशन है वो दोबारा से 6 ईयर्स आ जाए. तो नए प्रपोर्शन निकलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपली हमें सेकंड पार्ट की तरह ही सॉल्व करना है. तो बेसिकली जो न्यू हमारे ड्यूरेशन है उसको लेके काम करना है. तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन पीरियड रिक्वायर्ड, टोटल पीरियड कितना रिक्वायर्ड था? 6 ईयर्स माइनस कवर्ड बाय बॉन्ड ए. बॉन्ड ए से कितना कवर हो गया? तो 45% ऑफ 7.15 ईयर्स. नई वाली आएगी यहाँ पर, पुराने वाली नहीं आएगी. तो 45% ऑफ 7.15 कितना हो जाएगा? 3.218 ईयर्स. इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो आएगा 2.782 ईयर्स. सो period to be immunized by bond B and C इतना हो जाएगा. अब यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन बन जाएंगी. तो B प्लस C इज इक्वल्स टू 0.55 55% एंड नई ड्यूरेशन क्या थी B की? 6.03 इंटू B प्लस न्यू ड्यूरेशन ऑफ C कितनी थी? 4.27 इंटू C इज इक्वल्स टू 2.782. इसको पहले जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा B इज इक्वल्स टू 0.2466 और 24.66%. तो C कितना हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू 0.55 माइनस 0.2466 इज इक्वल्स टू 0.3037 और 30.37%. अब अगर इसको हमें कैलकुलेट करके दोबारा से इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? तो 45% ऑफ 7.15 प्लस 24.66% ऑफ 6.03 प्लस 30.37% ऑफ 4.27. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 ईयर्स. तो बॉन्ड अब आपका इम्यूनाइज हो गया. तो इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीपली नहीं समझाया है, एक वीडियो में कमेंट में पिन कर रहा हूँ, उसमें इम्यूनाइजेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, डीपली समझाया है. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, थोड़ा लेंदी था बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन. बाकी कंसेप्चुअली अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो डेरिवेटिव्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं RTP में वो दोनों सॉल्व करके दूँ. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो आप में से सॉल्व करवाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.